तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग फिलहाल बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बिल्कुल जहर चल रही होगी। ठीक है, आज अपन लोग क्या बात करने वाले हैं कि जो जीव विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान कक्षा 12 का जो मॉडल पेपर आया है और ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वहां पर अपलोड किया गया है। तो उस मॉडल पेपर पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आप पेपर देने जाएंगे बोर्ड का, तो वहां पर आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा। कितने का समय मिलेगा? 3 घंटे और 15 मिनट का। ठीक है, अब देखिए जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं, पहले में देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाएगा। भैया जो पहले के 15 मिनट होंगे ना, उनमें तुम अपने क्वेश्चन सब पढ़ोगे मिलाए के। ठीक है, इसमें देखो नेक्स्ट क्या लिख रखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, है ना, यानी कि सभी प्रश्न आपको करना पड़ेगा, आपके लिए सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य हैं। इसके बाद देखिए आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। जैसे ही आपकी आवश्यकता होती है वैसे ही आप अपनी रेखा चित्र बना करके पुष्टि कर सकते हैं। अब देखिए सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखे गए हैं, यानी कि जितने अंक का जो प्रश्न है वो जस्ट उसके सामने लिखा गया है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर है ना, यानी कि सब 1 नंबर के क्वेश्चन है। उनके सम्मुख मतलब उनके सामने। कहाँ पे? सामने। जैसे आपके सामने हम बैठे देख रहे हो ना, अच्छे से पढ़ रहे हो ना। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। अपनी उत्तर पुस्तिका में, आपकी उत्तर पुस्तिका रहेगी, खोलोगे अपना नाम वाम सजा वजा के लिख दोगे। इसके बाद डालोगे प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है, या फिर इंग्लिश से डालोगे आंसर नंबर 1, या फिर उसमें डालोगे उत्तर नंबर 1। ठीक है, ये कॉपी लिखने का ना ट्रिक है, ऐसे लिखोगे उत्तर नंबर 1 का, उत्तर नंबर 1 का खा, उत्तर नंबर 1 का गा, उत्तर नंबर 1 का घा, क्योंकि यहाँ पे देखो का, खा, गा और घा 4 प्रश्न पूछे गए हैं। चारों 1-1 नंबर के, यानी कि आपको 4 नंबर मिलेंगे। चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो लिख रखा है इसमें 4 ऑप्शन, इनमें से कौन पुरुष नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा पुरुष नर जनन अंग है? पहला हो गया हमारा पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी, परागकण। तो भैया पुमंग क्या होता है जानते हो? जायांग क्या होता है? हाँ बताओ। मादा का जो ओवरी होता है ना, मादा का भाग होता है ये, है ना, बताइए। फूल के जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उसका ये फीमेल पार्ट होता है, जायांग, गाइनोसियम बोलते हैं। इसके बाद है गुरु बीजाणुधानी, ये तो उसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद है परागण। परागण तो भैया क्रिया होती है ना, पॉलिनेशन। अभी आपने वो पढ़ा है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है, इसको जरूर देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन पता है बहुत मतलब आते जाते रहते हैं, इनका हमेशा से आना जाना ना बना ही रहता है। चलो इसको देख लेना। तो देखो इसमें से कौन सा सही आंसर है, कौन सा पुरुष का नर जनन अंग है? तो हमने बताया था नर जनन अंग होता है, क्या होता है? पुमंग या फिर एंड्रूसियम। तो इसका सही आंसर है नंबर ए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। बताओ, बता सकते हो? मनुष्य में जो संतान होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जैसे तुम लोग की शादी हुई, तुम लोगों में जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तुम्हारा जो बच्चा होगा उसका लिंग निर्धारण, वो बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी, किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, यही पूछ रहा है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है? पहला मां के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा अंडाणु की माप से, तीसरा शुक्राणु की माप से, और चौथा है पिता के लिंग गुणसूत्र से। हमने आपको बताया था कि मां के लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? यक्स और यक्स। ठीक है, पिता का लिंग गुणसूत्र कितना होता है? यक्स और वाई। अगर ये यक्स इस यक्स से फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? यक्स यक्स बनाएगा, यानी कि लड़का बनाएगा। ठीक है, अगर ये वाई इस यक्स से फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? यक्स वाई बनाएगा, यानी कि लड़का बनाएगा। और अगर ये यक्स यक्स फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? लड़की बनाएगी। अगर यक्स वाई फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? लड़का बनाएगा। तो यानी कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? सही आंसर है 4, पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। इसको मैंने आपको पढ़ा करके रखा है। ठीक है, ग नंबर देखिए क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहां पर होता है? चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो भैया जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है वो बेसिकली उसका उपयोग होता है कृषि में, लेकिन उसका कभी कभी उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग। तो इसका सही आंसर है नंबर 3, इन दोनों में होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमने आपको बताया था लाइकेन के बारे में। कहाँ पढ़ाया था लाइकेन? लाइकेन मैंने आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जब 1 शॉट वीडियो ले रहा था वहां भी पढ़ाया। और आपका लाइकेन शायद जीव और समष्टियां, ऐसे भी जीव और समष्टियां में भी है लाइकेन, है ना, है उसमें, ठीक है, तो वहां भी पढ़ाया था। तो लाइकेन क्या बोला, प्रश्न पढ़ो। सबसे बड़ी गलती अपन लोग क्या करते हैं ना, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे बहुत बड़े 30 मार्क खा होते हैं, है ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बस देखे जवाब तुरंत लगा दिए। क्वेश्चन सही से पढ़ लो, क्वेश्चन ऐसा घुमाएगा ना तुम्हारा बुद्धि चकरा जाएगी। इसमें देखो लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। किसके साथ सहजीवी सहचर्य होते हैं? शैवाल और जीवाणु के साथ, शैवाल और कवक के साथ, जीवाणु और कवक के साथ, कवक और फंजाई के साथ। तो किसके साथ सहचर्य होते हैं पता है? शैवाल और कवक के साथ ये क्या होते हैं? सहचर्य होते हैं। सही आंसर क्या है इसका? 2 नंबर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद करके रखना। चलो इसके बाद आता है, आप डालोगे प्रश्नोत्तर नंबर 2, अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का का, खा, गा, घा, अंगा, है ना। अब देखो प्रश्नोत्तर नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि का नंबर है क्लाइनेफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो भैया जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें 47 गुणसूत्र होते हैं, और जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, लिख दिए 47 गुणसूत्र यानी कि यक्स यक्स वाई हो गए, है ना, और इसमें 45 है यानी कि एक कम हो गया किसी गुणसूत्र में, खाली एक्स बस बचा। एक्स ओ कर दो, कुछ भी कर दो, है ना। यानी कि समझ लो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र और टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र। इसके क्या लक्षण है, इसका एक स्पेसिफिक वीडियो, अलग सा वीडियो, ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, और वो प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आप लोग जा करके वहां पर चेक कर लीजिए क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए ख नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है? शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है? हमने आपको बताया था ना, शुक्र जनन होता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जहां से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने आपको पढ़ाया था कि वहां पे क्या होता है, वहां पे समसूत्री विभाजन होता है, और वही समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए कि पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? जो पराग मात्र कोशिका होते हैं, ठीक है, पराग मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है? वो होती है द्विगुणित होती है। ठीक है, इसके थोड़ा कम चल रहा है, 2 गुणित होती है। ओके, 2 गुणित होती है। अब देखो उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के अणु को खंडों में तोड़ता है। एक एक नंबर की ये भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, खाली आंसर लिख दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है ना। आपको बताया था डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है, कहाँ पढ़ाया था? बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको जोड़ने वाला डीएनए ये है, काटने वाला ये है, ऐसे ऐसे करने वाला ये बहुत बहुत चीज बताया था ना। वहां पे मैंने एक चीज बताया था आपको, ऐसे याद करो, गेस करो, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ऐसा कुछ करके बताया था क्या? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बताया था क्या? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? डीएनए के खंडों को काटता है। ये हमारा है डीएनए, है ना, ये देखो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस डीएनए के खंडों को काट देगा। ठीक है, तो उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के खंडों को काटता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के खंडों को काटता है, तो वो कौन सा एंजाइम होगा? वो होगा रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा। ठीक है, चलिए अब आपका अंगा नंबर क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधे को क्या कहते हैं? देखिए जो पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत कर देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। समझना, समझने वाली बात है। क्वेश्चन देखो घुमा क्या रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधे को क्या कहते हैं? अब भैया जब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो खाना बनाएगा, खाना बनाएगा तो क्या होगा? वो स्वपोषी होगा। खाना तो अपने से बना रहा है ना, ऐसा तो नहीं उसके पास बड़ा सा किचन है, उधर सब पहले जाएगा बिग बाजार शॉपिंग करके आएगा, तब शॉपिंग मतलब किचन का सामान लेके आएगा, उधर ही से जब सामान लेके आएगा तब इधर जाके खाना बनाए। ऐसा तो है नहीं भैया। उसको सूरज मिला, हमारे किचन में कढ़ाई वढ़ाई चढ़ी थी, पहले से क्लोरोफिल पानी वानी सब उसमें रखा था, और सूरज के प्रकाश मिला, साइंस खाना बनना चालू।
है ना। ये हुआ। तो पौधे का स्थिरीकरण करने के कारण पौधे को क्या कहते हैं, हम पौधे को स्वपोषी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न करिए, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये देखिए आपके, ये सभी प्रश्न करने हैं, छोड़ने नहीं भैया, ठीक है, छोड़ने नहीं है। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। इसको मैंने आपको बताया था जब मैं आपको वंशागति का आणविक आधार पढ़ा रहा था, नहीं वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, है ना, वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत पढ़ा, तो वहां पे मैंने आपको बताया था पक्षियों में लिंग निर्धारण, मादा में क्या था, ZW था, और नर में क्या था, ZZ था, ठीक है। अगर ये Z इसके Z से मिलेगा तो क्या बनाएगा, नर बनाएगा। अगर ये ZW से मिलेगा तो क्या बनाएगा, मादा बनाएगा। ये क्या है, ये फीमेल है, और ये क्या है, ये मेल है। समझाया था ना, वही है। अब देखो सेकंड आ जाओ, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडली मॉडल को स्वच्छ नामांकित चित्र बताइए। भाई आज वाटसन और क्रिक चाचा मिलके बने DNA का द्विकुंडली मॉडल, उसको बताना था। ये देखो ऐसे करके बताए थे ना, वही मॉडल बताना है, ठीक है। कब किए थे उसके बारे में थोड़ा सा लिखना, 2 नंबर का आएगा, ठीक है, बस खाली लिख के उसे छोड़ देना है। इसके बाद देखो प्रतिरक्षा क्या है ना, प्रतिरक्षा क्या है, यानी कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी के बारे में अपन लोग जानते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है कि किसी रोग से, कोई रोग हमारे अंदर इंटर करता है, उस रोग से लड़ने के लिए जो हमारे अंदर रक्षा करने वाली प्रणाली होती है, उसी को बोलते हैं प्रतिरक्षा। इसको लिख सकते हैं ऐसे कि हमारे मतलब डिफिनीशन बना सकते हैं कि अनेक प्रकार के रोगजनक शरीर में प्रवेश करके रोगाणु उत्पन्न करते हैं ना भैया, करते हैं। हमारा शरीर इनसे अपनी रक्षा के लिए सक्षम होता है, जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा के द्वारा ही हमारा शरीर इनसे रक्षा कर पाता है। शरीर का वह तंत्र जो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है वो प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है, इम्यून सिस्टम कहलाता है ना। तथा या और उसकी वजह से एक विशिष्ट प्रतिरक्षी उत्पन्न होती, जो उसके लिए लड़ाई करती, मारती कुटती, जो भी है, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद देखो आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। समझना क्वेश्चन क्या है, आर्किड पौधा आम की पेड़ की शाखा के ऊपर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच परस्पर या पारस्परिक क्रिया के संबंध को स्थापित कीजिए। तो भैया जो देखो ये है हमारा आम का पेड़, और इसी में क्या है, आर्किड पौधा उग रहा है। तो जब ये आर्किड पौधा इस आम के पेड़ में उग रहा है तो ये दर्शाता है सहभोजिता, ठीक है। क्या दर्शाता है, सहभोजिता। और आपको बता दें कि जो सहभोजिता होता है उसमें एक का तो लाभ होता है, लेकिन दूसरे का ना ही लाभ होता है और ना ही कुछ हानि होता है। एक का तो लाभ होगा, यानी कि आर्किड पौधे को लाभ होगा, किससे, आम से, है ना। आम के पेड़ में आर्किड रह रहा है तो आर्किड का लाभ है ना, आर्किड पौधे का लाभ है, लेकिन आम का ना ही लाभ है और ना ही हानि है ना। जो आम का पौधा है उसका तो ना तो कुछ लाभ हो रहा है ना ही कुछ उसका हानि हो रही है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये क्या दिशो कर रहा है, एक सेकंड, हाँ, ये क्वेश्चन है कि जैविक अनुक्रिया के तरीके को स्वच्छ आरेख रूपेण में समझाइए। जो जैविक अनुक्रियाएं होती मैंने आपको बताया था, है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जितने भी रिस्पॉन्स थे, है ना, जैविक अनुक्रियाएं के जो तरीके हैं ना उनको स्वच्छ करके बताइए कि कैसे कैसे करके हमारे अंदर रिस्पॉन्स होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में कोई तीन अंतर स्पष्ट कीजिए। भैया इसको मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर होता है, इसका वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, और प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लो, तुम्हारे लिए ना बहुत ज्यादा अच्छा होगा, प्लेलिस्ट चेक कर लो, ठीक है। अब 1 शॉर्ट वीडियो देख लो, नहीं तो पछताओगे बच्चे, ठीक है। चलो अब है ख नंबर कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है ना। इसमें ये बताना है कि बताओ आखिरकार ये क्यों सही नहीं है, ये बताना है आपको, क्यों सही नहीं है महिलाओं को दोष, क्योंकि महिलाएं उसका कारण ही नहीं है। महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है वो होता है XX, और जो पिता होता है उसमें गुणसूत्र होता है XY नर में, और नर अगर यक्स भेजेगा तो वो यक्स के साथ फ्यूज करके महिला बनाएगी, और यदि नर वाई गुणसूत्र भेजेगा, है ना, वाई वाला क्रोमोसोम जाएगा, वाई वाला स्पर्म जाएगा, टकराएगा तो क्या होगा, यक्स वाई बनाएगी, यानी कि वो लड़का बनाएगी। तो मेन जिम्मेदार कौन हुआ, जिम्मेदार नर हुआ, मादा थोड़ी ना हुई। समझ गए ना, इसको लिखना है अपने भाषा में, ठीक है, अपने भाषा में लिख देना। चलो यह एक संकर
क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताइए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। मेंडल के प्रभाविता का नियम, एक संकरण का प्रयोग करते हुए, ठीक है, लाल रखा हरा रखा, एक संकरण कराओ उसमें, ठीक है, मतलब द्विसंकरण नहीं करवाना है। चलो इसके बाद आओ, डीएनए कुंडलनी की कौन सी विशेषता वाटसन और क्रिक को डीएनए प्रतिकृतियन में सेमी कंजर्वेटिव रूप से कल्पित होने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। जो डीएनए कुंडलनी दिए थे वाटसन और क्रिक, उसके बारे में पूछ रहा है, थोड़ा सा लिख दो, 3 नंबर का है, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर मिलने नुकसान कर देंगे ज्यादा नंबर। अब देखो 5वां नंबर आया, उत्तर नंबर 5 डालो भैया, उत्तर नंबर 5 क्या डालना है अपन को, उत्तर नंबर 5 मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, बढ़िया चित्र बना के समझा दो। मलेरिया पैरासाइट ऐसा होता है, स्पोरोजाइट्स उत्पन्न करता है, ये ऐसे इंटर करता है बॉडी में, फिर अपने आप को इन्फेक्टेड करता है, ऐसे शरीर में फैल जाता है, ये बताना है। खा नंबर देखो, जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रण करने में किस प्रकार सहायता की है, इसको बताना है कि भैया जो जीव विज्ञान है वो संक्रामक रोगों को नियंत्रण करने में कैसे फायदा किया है। भैया जो हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग है, कैसे रिस्पॉन्स किया है जीव विज्ञान, बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्सीन बनाया, उपयोग किया, बहुत ज्यादा कुछ किया, ठीक है। अगर बायोलॉजी ना होती, जीव विज्ञान ना होती, तो शायद ही संक्रामक बीमारियों को ना हम लोग क्योर करना मुश्किल हो जाता। इसके बाद देखो, जैव उर्वरक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक किस प्रकार के मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 3 नंबर का। जैव उर्वरक होते हैं वो किस प्रकार से, कैसे वो काम करते हैं जिससे मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है। इसके बाद देखो, बैक्यूलोवायरेसिस क्या होता है बताओ, इसे तो मैं नहीं बताऊंगा भैया, क्यों, क्योंकि मैंने इसे अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर था, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसका मैंने 1 शॉर्ट वीडियो बनाया, और उसी 1 शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था बैक्यूलोवायरेसिस। तुम लोग मुझे गारंटी भूल गए होगे, बताओ कितने लोग भूल गए, भूले कि नहीं तुम लोग बताओ, भूले होगे पिटाई लग जाएगी तुम लोगों की, ठीक है। चलो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, ये भी अपन का 3 नंबर का है। पहला है पीसीआर, इनमें टिप्पणी लिखना है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बताओ क्या होता है पीसीआर टेक्निक में, डीएनए का प्रतिकृतियन होता है, डीएनए एक डीएनए लाते हैं 50 डीएनए निकाल रहे, चचा वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपका ख नंबर क्वेश्चन आता है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है ना, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है। अत्यंत अनेक प्रकार के पौधे बनाए जाते हैं, ठीक है, पौधों में रोग दूर किया जाता है, ठीक है, जैव टेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी के मदद से कृषि में क्या होते हैं, नए नए उर्वरक वो करते हैं, पौधे में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या करते हैं, उनमें नए जीन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है, उनमें जो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को मारने वाले जीन प्रतिस्थापित कर देते सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। बहुत कुछ लिखने के लिए आपके पास है। इसके बाद है पारजीवी जंतु, ठीक है, पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए, लिख दोगे कितने, 2+1 नंबर का है ये। इसके बाद आओ, इनमें अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। भैया ये पहला क्वेश्चन ना, इसको मैं अभी हाल ही में पढ़ाया हूँ, मैं इतना गजब कैसे पढ़ाया था, जब मैंने आपको जीव और समष्टियां पढ़ा रहा था तो वहां पे मैं आपको बताया था शीत निष्क्रियता क्या है भैया, हैं, ध्रुवी भालू चचा खाना वाना खा करके अपना गड्ढा में चला जाता है, बिल्कुल आराम से सोता है, उसकी उपापचय क्रियाएं सब मंद हो जाती है। ग्रीष्म निष्क्रियता यानी कि गर्मी के समय में, ये गिलहरी की एग्जांपल दिया था ना शायद, मरुस्थली गिलहरी थी, धूप सेकने आया करती थी, वही तो भाई ये है ना। इसका एक मैंने अलग से वीडियो बना करके रखा है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता का, ठीक है, वो चैनल पर अपलोड है, जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लो, ठीक है, उधर ही मिलेगा। प्लेलिस्ट का नाम है कक्षा 12 जीव विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी दी गई है, यदि तुम लोग को मुझसे बात करनी है ना तो आप लोग इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य योस्मी और आंत योस्मी, एक्टोथॉर्मिक और एंडोथॉर्मिक जंतु कौन होते हैं, एक्टोथॉर्मिक जंतु, एंडोथॉर्मिक जंतु, बताया था ना, भूल रहे हो, पिटाई लगेगी बहुत ज्यादा, तुम लोग इतना ज्यादा भूलोगे तो। अब आते हैं हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है हमारा 2+2+1,
यानी कि 5 नंबर का आएगा दीर्घोत्तरी प्रश्न। इसमें ना तुम्हें बिल्कुल पानी पी के लिखना है। जाओ पहले पानी पी के आओ, फिर लिखो इसमें, ठीक है। जितना लिखोगे यानी कि 5 के 5 पूरे हमें नंबर लेने हैं। इसमें देखो आप लोग कहोगे मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। अब मैं इधर देखूंगा तुम्हें आता क्या नहीं है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। कि भैया मनुष्य का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं ना, तो लिख सकते हो ना, बिल्कुल। सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, स्पर्म कहाँ रहते हैं, ये भी बताइए। बताया था वास्ट डिफरेंस, वासा एफरेंस, स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, बताया था ना। बताओ सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, कितनी कितनी सेल थी। टेस्टिकुलर लॉब्यूल था, उसके अंदर बहुत 250 से लंबे कंपार्टमेंट है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी। बताओ कहाँ गया सब, रिकॉल करो भैया, रिकॉल करो, दिमाग में जोर डालो, रिकॉल करो, ठीक है। या तो आप इसे कर दो 5 नंबर का, या फिर जब मैं आपको पुष्प पढ़ाया था, ठीक है, चैप्टर 2, तो ये क्वेश्चन कर दो, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। लघु बीजाणु जनन वहां पे मैं आपको पढ़ाया था पूरे चैप्टर में, ठीक है। इसको शायद अलग से मेरे को लगता नहीं पढ़ाया था, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। तो क्या बोला कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। भैया मेरे को तो सबसे सिंपल यही लग रहा है, ये देखो, इसको आप लोग सचित्र बनाए दोगे, बढ़िया नंबर ले लोगे, झोला भर घर चले जाओगे, इसका ऐस काटोगे, ठीक है। ये पौधे वौधे में थोड़ा सा झाम होता है। चलो इसके बाद 8वां नंबर है, अनुवांशिक कूट क्या है, जेनेटिक कोडॉन क्या है, बताया था ना, जी 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 ए सी ई ओ करके ऐसे करके बताया था ना, ये तो सब जेनेटिक कूट, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कौन सा GGAC क्या करके जाता है, क्या ऐसे प्रोटीन लेके जाता है, क्या बनाता है, क्या करता है, वही सब लिखना है। इसकी कोई मुख्य विशेषताएं लिख दीजिए, ठीक है, अनुवांशिक कूट की। या फिर यदि आप अनुवांशिक कूट नहीं करना चाहते, 5 नंबर का है, याद रखना, नहीं करना चाहते ये क्वेश्चन करो, मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, बताओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो हमने शुरू में पढ़ लिया, ठीक है। बताइए मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है ना। जो पृथक होते हैं उसके लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, है ना। बताओ तो मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, चक्कर बोर्ड द्वारा, चक्कर बोर्ड बताया था ना, ये देखो चक्कर बोर्ड ऐसे करके, है ना। चक्कर बोर्ड द्वारा आरेखित निरूपण सहित वर्णन कीजिए, यानी कि इसमें चक्कर बोर्ड द्वारा समझाना है ना, और कहीं नहीं कि तुम और कहीं समझा दो, ठीक है। तो इनको चक्रबोर्ड द्वारा समझाना है। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, सबसे बड़ी चीज ये समझना है, ठीक है। जो मेंडल का जो ये आपका तीसरा नियम था, एक सेकेंड ना, इसमें क्या क्रिएट हो रहा है, इशू चल रहा है क्या, बस एक सेकेंड ना, कंडक्टर चल रहा है। चलो ठीक है, क्लियर है। देखिए मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है ना। पृथक्करण का नियम, जो सेरिगेशन होता था, लॉ ऑफ सेरिगेशन, ठीक है, उसका नियम पूछ रहा है और उसको चक्कर बोर्ड में समझाया जा रहा है, ठीक है। जो पृथक्करण का नियम था हमने आपको बताया था कि ये युग्मकों की शुद्धता का नियम होता है। और इसे युग्मक की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो वहां पे युग्मक अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि सब जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए इसे युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। फिर आता सबसे अच्छा, अनुकूलन को परिभाषित करिए। भैया अभी तुम लोग इसे पढ़े हो जीव और समष्टियां में, है ना। अनुकूलन को आपको परिभाषित करनी तथा उसका सहित उदाहरण सहित उसके वर्णन कीजिए। अनुकूलन कितने प्रकार से होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में समुद्री भालू, गिलहरी विलहरी सबके बारे में लिखना पड़ेगा। हाँ लिख दे आराम से, NCERT में मेंशन है सारी चीजें, है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण पढ़ रहे हैं। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो यार, ठीक है। ये तो एग्जाम है, एग्जाम को ऐसा फोड़ेंगे जिंदगी भर एग्जाम भी याद करेगा, ठीक है। या फिर आप इसे अनुकूलन को परिभाषित करिए, या तो इसे कर दीजिए, या आप इसे नहीं करना चाहते जिसे कर दीजिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति का मुख्य कारण क्या है। जाति क्षति हो रही है तो उसका मुख्य कारण क्या है ना। जाति क्षति हो रही है, जाति लगातार वहां पे कम हो रही हैं आप लोग, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो जैव विविधता में आपको पढ़ाया जा रहा है, जाति क्षति हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है,
भाई यहाँ मनुष्यों को द्वारा कितनी जातियाँ वो हो रही हैं, खराब हो रही हैं, कितनी जातियाँ विलुप्त हो जा रही हैं, अप्रवासन हो रहा है, उत्प्रवासन हो रहा है। बताओ कितनी चीज़ें। यार बायोलॉजी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसमें एक क्वेश्चन छोड़े 2 तमाचा खा जाओगे, ठीक है। तुम लोग मिलोगे तो है नहीं, ऐसे बोलोगे सर ऐसे मार लीजिए जैसे मारना हो। हाँ, ऐसे करोगे मार देंगे, ना मार पाओ तुम लोगों का। तुम लोग बड़े हो, मार खाने लगे थोड़ी ना हो। खाओगे? नहीं खाओगे। देखो इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। ये टोटल आपका कितने नंबर का आएगा? 70 नंबर का आएगा, ठीक है। चलिए आपने पेपर को देख लिया, इसमें से जो समझ नहीं आया वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, ठीक है। जिसके बारे में आपको समझ नहीं आया, जिसके बारे में आप लोग नहीं लिख सकते, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। तुम्हारे लिए बैठे आदेश का पालन करेंगे, वीडियो जल्दी से बनाएंगे, ठीक है। चलिए जो हमारा सेकंड चैनल है बायोअमन मोटिवेशन, BAM बाम, बाम पता है, हाँ ऐसे ही, लेकिन चैनल का नाम है बायोअमन फिर मोटिवेशन, ठीक है। तो आप लोग मोटिवेशन चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।